वेलकम टू वेब थ्री की दुनिया। और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत मेरा मेरा एक वो तकिया कलाम कहते हैं ना कि बिटनिंग, वेलकम टू बिटनिंग, साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। जिंदगी की दूसरी इनिंग का मतलब क्या है? अरे भाई, जिंदगी की दूसरी इनिंग का मतलब ये है कि पहली इनिंग तो आपने खेल के देख ली। अब आप अपनी पहली इनिंग या तो नौकरी कर रहे हो, या कहीं पे स्टूडेंट हो, या कहीं पे कोई बिजनेस है, कोई वर्कशॉप है, कोई दुकान है। अब वो आपकी पहली इनिंग है। दूसरी इनिंग कौन सी है? दूसरी इनिंग है जो आपकी क्रिप्टो के अंदर दूसरी इनिंग आप शुरू करते हो। तो क्रिप्टो के अंदर जो दूसरी इनिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग है। और इसको आप, इस इनिंग को अच्छे से खेलो, तो इसी इनिंग को आप इजी तरीके से, थोड़ा सा इन्फॉर्म तरीके से अच्छे डिसीजन ले पाओ। इस इनिंग में जिंदगी की दूसरी इनिंग खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली इसमें आप चाहोगे कि इस इनिंग की जितनी अच्छी शुरुआत हो सके। तो बिट इनिंग का पर्पस यही है कि आपको हेल्प करना जिंदगी की दूसरी इनिंग की शुरुआत करने में, जो कि क्रिप्टो के अंदर आप अपनी इनिंग को शुरू कर रहे हो। और इसमें मेरी मदद कौन कर रहा है? तो मैं तो कहते हैं ना कि एक बॉलिंग कोच होता है, एक बैटिंग कोच कोच होता है। तो मैं यहाँ पे, मेरे जो प्रणव है, ये बेसिकली हमारे टेक्निकल कोच है। इनके बगैर वेब थ्री की दुनिया पॉसिबल हो ही नहीं पाता। ये जो विजन थी, ये जो सोच थी, मैं जितना मर्जी बोल दूं, लेकिन जब तक टेक्निकली उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते तो कैसे हो पाता? पॉसिबल ही नहीं था। तो प्रणव के बगैर ये अधूरा है वेब थ्री की दुनिया। और प्रणव का जो समझाने का तरीका है बड़ा इंटरेस्टिंग। और मोर देन दैट ना, हम दोनों को आपस में ये प्रोग्राम करने में बहुत मजा आता है। अब जैसे कल नहीं कर पाए, सॉरी। इंसान है और इंसान को ट्रैवल भी करना पड़ता है, उसके आगे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो अवॉइड नहीं कर सकता। बट देखिए, हमारी नीयत साफ है। नीयत ये है कि हमें ये प्रोग्राम करना है। अब कल नहीं कर पाए, इसलिए आप आज देख रहे हो सकता है ऐसा साल में दो चार बार ऐसा हुआ करेगा। कभी मेरे साथ होगा, कभी प्रणव के साथ होगा। हम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट ये है कि हम इसे करेंगे। हफ्ते में दो बार की कमिटमेंट है, मंडे और थर्सडे। अगर मंडे नहीं कर पाए तो ट्यूसडे को होगा ही होगा। ऐसा साल में हो सकता है तीन चार बार हो, और अगर थर्सडे नहीं होगा तो फ्राइडे होगा। फ्राइडे का भी सैटरडे होना बहुत मुश्किल है। ठीक है। सो वेलकम, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड प्रणव, थैंक यू वेरी मच। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यार? सो बेसिकली क्या है कि आप इस चीज को ये समझिए कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। काफी सारे ट्विटर के ऊपर भी टैक्सेशन को लेके, क्योंकि 1 अप्रैल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 15 दिन बाद 1 अप्रैल आ जाएगी, और 1 अप्रैल से फिर 30% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि नॉर्मली जो स्टॉक्स के अंदर भी जो कैपिटल गेन टैक्स होता था, अब कैपिटल गेन जो टैक्स है, वो भी बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 15% होता था, 15%, 20% के आसपास, अब वो भी 30% टैक्स लगा करेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर है कि वो मैक्सिमम टैक्सेशन करना चाहती है। और गवर्नमेंट की इंटेंशन ये कि वो टैक्सेस के थ्रू अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन, उसका टारगेट है। सो अभी ये क्रिप्टो के लिए तो था ही था, मुझे लगता है ये स्टॉक्स और इक्विटीज पे भी स्पिल ओवर होने वाला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता था, वो भी एबॉलिश हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसमें भी आपको अब 30% टैक्स देना पड़ेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यूरोपियन यूनियन का आप कोई क्रिप्टो के ऊपर वो लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे। और लीगल फ्रेमवर्क, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी यूरोप के देश हैं, वो उसके जो मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि एक सिंगुलर गाइडलाइन फॉलो हो जाए, सिंगुलर गाइडलाइन बन जाए, जिसको सारे के सारे नेशंस जो हैं वो फॉलो कर सकें। और आप सोच सकते हो कि यूरोपियन यूनियन अगर सिंगुलर गाइडलाइन बनाता है और उसको 27 देश अगर फॉलो करेंगे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर बात ये भी बोली गई कि जो बिटकॉइन का जो प्रूफ ऑफ वर्क है, तो बिटकॉइन और इथेरियम भी अभी प्रूफ ऑफ वर्क पे, प्रूफ ऑफ स्टेक पे नहीं है। तो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म जो है, काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो इसमें प्रपोजल ये दिया गया था कि जो बिटकॉइन है और इथेरियम है, ये जो दोनों प्रूफ ऑफ वर्क का जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, इनको बैन किया जाए, इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज को, क्योंकि जब इनको माइन किया जाता है तो काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जाता है। तो इसको इसके ऊपर वोटिंग होनी थी। और जब ये वोट हुआ फाइनली, तो उस वोट के अंदर वहां पे 31 मेंबर्स ने वोट ये किया कि जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म वाली जो क्रिप्टो हैं, जो पॉपुलर हैं, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम है, इनको बैन नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इनकरेजिंग साइन है, क्योंकि अगर इतने सारे मेंबर्स ने वोट किया प्रूफ ऑफ वर्क के फेवर में, और सिर्फ चार चार वोट ही थे जो उसके अगेंस्ट गए, और 28 लोग, 28 लोगों के करीब लोग एब्सेंट थे,
तो आप सोचो कि ज्यादातर लोगों ने वोट किया इन फेवर ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि धीरे धीरे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो असेंबली में जो लॉ मेकर्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कमीशंस में जो लोग हैं, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि नहीं, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म कोई थ्रेटनिंग नहीं है। इनफैक्ट वहां पे ये भी चर्चा हुई कि अगर प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म थ्रेटनिंग है, तो फिर तो जो गेमिंग इंडस्ट्री है और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो काफी सारी एनर्जी का जहाँ पे कंजम्पशन होता है और एनर्जी का यूज होता है। लेकिन इतने जहाँ एनर्जी यूज होती है, लेकिन साथ में जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, ओवरऑल इकोनॉमी में, अब जैसे गेमिंग है, एंटरटेनमेंट है, इन इंडस्ट्री को इस बात पे ये कह के बैन किया जा सकता है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कंज्यूम करती हैं, तो चलो इनको बैन कर दिया जाए। आपने वो ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो आज एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं अगर गेमिंग की बात करूं, तो सिमिलरली उसी नजरिए से इसको देखा जा रहा है। तो कल को आपको देखने को ये मिलेगा कि जितनी भी ये जो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं और जो ये एनर्जी का यूज ले रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये जितनी भी एनर्जी जो यूज़ हो रही है, ये सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगी। बाय द वे, आज भी मोर देन 55% करीब 50-57 55-57% जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, जो एनर्जी यूज़ हो रही है, उसमें जो मैकेनिज़्म में जो एनर्जी यूज़ हो रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी ही है। और आगे चल के भी ये जितने भी माइनर्स हैं, ये अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खबर है जो यूरोपियन यूनियन से आ रही है। इसी को मैंने आपको समराइज फॉर्म में बता दिया। प्रणव जो है इसमें, प्रणव वापस आ चुके हैं, तो अब इसको आर्टिकल फॉर्म में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रणव, व्हाट यू हैव टू से? लेट्स बिगिन विद, आई थिंक, यूरोपियन कमीशन आज, क्योंकि वो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। वो सबसे सबसे पहले तो मैं अपनी मैं भी एक्चुअली सबसे पहले वही डिस्कस करने वाला था, हम्म। रिव्यू ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था किसी ने। वो मैं पहले एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, और उसके बाद वी कैन एक्चुअली। उसमें उसने ये बताया था कि अगर क्रिप्टो, ये एक तो सबसे पहले ये जो प्लैनेट बी है, उसने सबसे पहले एक ऐसा कमेंट किया था कि अगर यूरोपियन यूनियन ने मतलब इंटेल एक तरफ रिसर्च कर रहा है कि कैसे क्रिप्टो माइनिंग चिप को लेके और ज्यादा एफिशिएंट हो सके, और दूसरी तरफ अगर यूरोपियन यूनियन ऐसी बेवकूफी करता है तो काफी मतलब बेवकूफी भरी बात होगी, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फेमस है ये पर्टिकुलर वो। तो सबसे पहले तो ये, उसके बाद मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, वो मेरे को मिल नहीं रहा अभी, बट उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि अगर यूरोप, सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन अगर बैन करता है क्रिप्टो बिटकॉइन वाली जो से जो माइनिंग होती है, तो इसका मतलब क्या ये है कि बिटकॉइन माइनिंग बैन हो जाएगी? तो उसका आंसर है नो। ऐसा होगा कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो माइनिंग होती है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जाएगी, जैसे रशिया और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, जहां से और ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की जगह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से सेम तरह की माइनिंग होने लग जाएगी। तो इट इज इन द नेट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, इट इज एट अ लॉस ओनली। तो अच्छी बात है कि यूरोपियन यूनियन ने लास्ट मोमेंट पे एक अमेंडमेंट कर दिया कि प्रूफ ऑफ वर्क वाला जो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया था उस पर्टिकुलर बिल में, उसको हटा दिया, और उसके बाद लाया ना, मतलब अगर बैन कर भी देते तो हमेशा क्या होता है ना, मैंने हमेशा देखा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो हमेशा रेगुलेशन और लाइक उससे डरती नहीं है। दे आर ऑलवेज लाइक कैसा भी रिजल्ट आए, इन दी एंड दे आर वेरी बुलिश। और वही है, आई एम सुपर हैप्पी कि यूरोपियन यूनियन ने पहली बात ये समझी। और दूसरी चीज मेरा तो वाइल। मेरा तो इसमें ये मेरा इसमें ये मानना है कि तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि सपोज अगर यूरोपियन यूनियन इसे बैन भी कर देता कि प्रूफ ऑफ वर्क को, क्या वो प्रैक्टिकली इसे बैन कर पाते? भाई चाइना ने बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म
को देखते हुए चाइना ने बोला कि हमारे यहाँ पे काफी सारे माइनिंग होती है बिटकॉइन की जो कि एनर्जी इंटेंसिव है, और हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है कई जगहों पे, और ये माइनर्स को निकालो। चाइना ने वहां से माइनर्स को निकाल दिया। एक तरीके का बैन ही तो हुआ ना। उन्होंने फॉर्मली बैन नहीं करा, लेकिन एक तरीके से उन्होंने माइनर्स को निकाल के यही तो बोला कि ये एनर्जी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, चलो माइनर्स को निकालो। तो क्या बिटकॉइन खत्म हो गया? बिटकॉइन की जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से डिजाइन है कि जहां पे आप इसको बैन करने की कोशिश करोगे, ये वहां दूसरी कंट्री में चला जाएगा जहां पे फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा माइनिंग के लिए, और वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। हमने देखा कजाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया भर में स्प्रेड आउट हो गए माइनर्स। तो अगर यूरोप कल को माइनिंग को बंद भी कर देता है और ऐसे प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म क्रिप्टो को बंद कर देता और वहां पे माइनिंग को भी बंद कर देता, तो क्या यूरोप इज द ओनली प्लेस जहां पे बिटकॉइन माइनिंग पॉसिबल है? नहीं, पूरी दुनिया प्लेग्राउंड है बिटकॉइन माइनर्स के लिए, वो कहीं पे भी स्प्रेड आउट हो जाते। तो ये नेट में अगर आप देखो तो यूरोपियन यूनियन को समझ में आ गया था कि इसको ये करके वो अपना लॉस कर ले जाएंगे, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। सो आई थिंक मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन में यार अल्टीमेटली है तो समझदार लोग हैं ना। क्या जो वेब 3 की दुनिया चला रहे हैं, जो मैं और तुम बैठे हैं, क्या हम ही समझदार हैं? पूरी दुनिया में यार इतने स्मार्ट लोग हैं, उनको सब गेम समझ में आ जाती है कि नहीं भैया इसको बैन करके कोई फायदा नहीं है। अब वो इसको एडमिट नहीं कर सकते, इतना एक्सप्लिसिटली एडमिट नहीं कर सकते जैसे मैंने अभी बोल दिया तुम्हें। तो यूरोप कभी नहीं मानेगा इसको एज ए इंडस्ट्री, नहीं नहीं हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन अंदर खाते की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यूरोप के अंदर सबसे ठंडे इलाके हैं, एल्प्स के माउंटेन, मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी जो रेंज है एल्प्स, वो वहां पे है। आपके जो रिवर्स हैं वो वहां पे हैं, आपके माउंटेन्स वहां पे हैं, आपका ठंडा इलाका है यूरोप। यूरोप तो सबसे बढ़िया जगह है माइनिंग के लिए, और वो इस इंडस्ट्री को कभी भी शट डाउन नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं 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 यार छोड़ो, हटाओ इसे। तो आई थिंक ये मुझे लगता है ज्यादा बड़ा रीजन है। एक और मतलब उसी के ऊपर एक आदमी ने स्टैट्स भी बनाए थे पूरे की पूरे, कि मतलब ये जो प्रूफ ऑफ वर्क से जो एनवायरमेंटल लॉस को लेके लोग चिल्लाते रहते हैं, तो उसके बारे में उसने एक पूरा निकाला था कि स्टैट्स के हिसाब से मतलब कितना। तो द शेयर ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन बाय बिटकॉइन वर्सेस नॉट बिटकॉइन इज, आप देखिए, 16 मतलब 0.5%, 0.05% ऑफ ऑल द एनर्जी कंजम्पशन इज डन बाय बिटकॉइन। मतलब इतना बड़ा शेयर नहीं है कोई, फिर भी एक रीजनेबल शेयर है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये कार्बन एमिशन बाय गोल्ड इज मोर देन द कार्बन एमिशन बाय बिटकॉइन माइनिंग। इसका मतलब ये है कि जो हमारा करंट गोल है, गोल्ड है, उसकी या तो माइनिंग बंद करवा दो, जो एल्प्स में या कहीं भी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी माइनिंग होती होगी, या फिर यूरोप में होती होगी, आई डोंट नो होती है कि नहीं, पर होती है तो या तो उसको भी बैन करो और उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क को बैन करो, या फिर मतलब ऐसा दोगलेपन नहीं करने चाहिए, राइट। नई टेक्नोलॉजी को तो और प्रोत्साहन देना चाहिए और थोड़ा बहुत रफ अराउंड द एजेस जाना चाहिए। और आप देखिए एविएशन में कितना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है वर्सेस बिटकॉइन में कितना कम कार्बन कार्बन एमिशन होता है ना। तो ये भी एक देखने वाली बात है। एक और पावर एमिशन एंड पावर ड्रॉ कंपैरिजन, अगर आप देखो ग्लोबल फार्मिंग, यूएस फ्लेयरिंग और बिटकॉइन का वेस्टेड पावर वर्सेस एमिशन पावर, ये भी बहुत अच्छा है बिटकॉइन का। तो कुल मिला के ये आदमी यही बताना चाह रहा था कि जो ये सब कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो बिटकॉइन है जो प्रोड्यूसर है, अगर वो डिजिटल गोल्ड है, ठीक है, तो उसको जैसे गोल्ड का कार्बन एमिशन करता है, जैसे वो भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, तो उस तरह की चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। पर उसके हिसाब से अगर कोई बोले कि आप बैन कर दो किसी पर्टिकुलर एसेट को, तो ये सही बात नहीं है। बिल्कुल। और अभी तो हमने इसकी बात ही नहीं करी कि जो पूरी दुनिया में जो फियाट है, जो जो मनी प्रिंटिंग होती है, वो कितना एनर्जी यूज करती है आपका। और अगर आप चलिए आपने मनी प्रिंट कर लिया, अब आप सपोज करो उस मनी प्रिंट, आपका सेंट्रल बैंक उसे प्रिंट कर रहा है। अब सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या है? किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो एक सॉवरेन अथॉरिटी है, जो देश के सॉवरेन नेशन ने अपॉइंट करी है कि भैया तुम्हें इस फियाट करेंसी को मैनेज करना है। तो सेंट्रल बैंक ये कहता है कि मैं मैनेज तो कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन मैं आप ही की सुनूंगा। वो कहते हैं हाँ हाँ और किसकी सुनोगे? नहीं, हमारे हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा ना हो कि मैं कोई एक्शन लूं और हमारे ऊपर नहीं नहीं, उसकी मिलिट्री पावर मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, मैं देश देश को रक्षा कर रहा हूं।
और सेंट्रल बैंक जो है वो उस देश के अंदर है, उस देश की रक्षा करने के लिए मुझे आर्मी चाहिए कि मेरे पे कल को कोई दबाव ना डाले मेरे सेंट्रल बैंक में, और कल को कोई मेरे पे अटैक ना कर दे, कल को कोई मेरे को कब्जा ना कर ले। अगर मुझे अपना मॉनेटरी सिस्टम चलाना है तो मुझे आर्मी भी स्ट्रांग चाहिए, अपने देश में वेपन्स चाहिए, ताकि मैं फ्रीली ऑपरेट कर सकूं। राइट। आपने कई देशों को देखा है, जब उनके ऊपर कब्जा हो जाता है या अटैक होता है तो उनके उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसी खत्म हो जाती है। तो अपनी करेंसी को बचाने के लिए देश जो है वो आर्मी पे कितना खर्चा करते हैं, और वो कितना कार्बन एमिशन वहां पे इनडायरेक्टली एमिट होता है। तो वेपन्स पे, लड़ाई में, वॉर में, मनी प्रिंटिंग में, आप पूरे पूरे फियाट सिस्टम को चलाने के लिए कितना कार्बन एमिशन होता है। आप सोचो उसको अगर कैलकुलेट करें, तो बिटकॉइन की अगर एनर्जी कंजम्पशन को अगर कैलकुलेट करें तो आपको बहुत ही मीगर, बहुत ही कम एनर्जी कंजम्पशन है। ये सारे इश्यूज ना सिर्फ उसको बैन करने के लिए, उसको गलत लाइट में प्रोड्यूस करने के लिए, मीडिया को सेंसेशनलाइज करने के लिए, ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं ऐसे फैक्ट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसीलिए जो अभी डिसीजन है काफ़ी सही डिसीजन है। और जब आपने ट्वीट पोस्ट किया था उसी से मेरे को पता चला कि अमेरिकन यूरोपियन यूनियन ने अगेंस्ट वोट किया और एक अमेंडमेंट लाया प्रूफ ऑफ वर्क वाले पर्टिकुलर पॉइंट में। तो काफ़ी बुलिश न्यूज़ है और एक्चुअली इससे समझ आता है कि ये जो डेलीगेट्स हैं, उनको भी समझ आ रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बिटकॉइन। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 3 साल पहले ऐसी वोटिंग होती 2019 में, before the Ukraine war, before the COVID inflation, corona crisis which led to inflation, तो शायद ये अमेंडमेंट नहीं आता। इतना अवेयरनेस ही नहीं होती लोगों में, अमेंडमेंट नहीं आता और शायद फेवर में नहीं होता वो हमारे। बट एनीवेज इट्स गुड दैट इट केम। एक और रेगुलेटरी लैंडस्केप से आ रहा है, दुबई के अंदर भी क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके कुछ बातें हुई हैं। काशिफ आपको जानकारी है इसमें? आप लॉ के ज्यादा जानकार हैं तो। सो बेसिकली बेसिकली क्या है कि दुबई का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट का इंसान है क्रिप्टो को लेके। उन्होंने ये बोला है कि बेसिकली के जो क्रिप्टो को लेके दुबई को वो हब बनाना चाहते हैं। और अभी तक तो सिर्फ बातें चल रही थी, अब पहला उन्होंने क्रिप्टो लॉ फॉर्मली वो लेके आए। और अब मैंने आपको पहले से हमेशा से कहता आया हूं कि क्रिप्टो लॉ कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टैटिक लॉ नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बिटकॉइन के लिए कानून ले आए, अब आप बोल रहे हो बाकी वेब 3 गया भाड़ में। नहीं, उसने बोला कि हम फर्स्ट फेज ऑफ लॉ लेके आ रहे हैं, ये इवॉल्विंग होगा, फिर सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, फोर्थ फेज आएगा, फिफ्थ फेज आएगा। क्योंकि क्रिप्टो इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है कि एक कानून, सिंगल कानून इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। अब वो पहले फेज में वो एक कानून लेके आए हैं जिसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जितनी भी एक्सचेंजेस हैं लाइसेंस ले लो। इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई अपॉइंट होता है, अपने एक्सचेंज को चालू करता है, एक एक वो डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं, जोन बना रहे हैं, जहां पे डिजिटल एसेट्स में जो कंपनीज डील करती हैं अगर वहां पे अपना बेस बनाती हैं तो टैक्स रिबेट्स है। उनको वहां पे लोकल किसी फाउंडर को पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको अगर दुबई में काम करना है तो आपको लोकल बंदे को पार्टनर बनाना पड़ता है। प्लस आपको बेनिफिट्स हैं, टैक्स रिबेट्स हैं, और आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, एक फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लाइसेंसिंग रिजीम उन्होंने लागू कर दिया है। तो इससे ये पता लग रहा है कि दुबई बहुत ही प्रोग्रेसिवली इस पे काम कर रहा है। और दुबई को ये भी पता लग गया है कि फ्यूचर में, आने वाले समय में, टूरिज्म और क्रिप्टो, ये अगर उन्होंने इसको हब बना दिया तो टूरिज्म तो उनका है ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब जो स्टार्टअप्स हैं उनके फाउंडर्स भी अगर वहां बेस होने लग गए तो आप सोचो उनकी इकोनॉमी में वहां के लोग एम्प्लॉय होंगे, उनकी सैलरीज होंगी, वो वहां स्पेंड करेंगे, उनकी जीडीपी बढ़ेगी। और जीडीपी बढ़ेगी तो वो पावरफुल देश की तरह उभरेंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुबई, सिंगापुर, टू एन एक्सटेंड मलेशिया, आबू धाबी, ये जो जगहें हैं ये छोटी छोटी जरूर हैं साइज में, लेकिन ये आने वाले टाइम की जीडीपी इनकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है बिकॉज ऑफ द राइट स्टेप्स दे आर टेकिंग, इन टर्म्स, इन फॉर टेक्नोलॉजी। सो ये एक एग्जांपल है दुनिया के लिए। दुबई इज क्लासिक एग्जांपल राइट नाउ। डेफिनेटली। डीआईएफ फ्री जोन्स की आप बात कर रहे थे। जी जी जी। एक्चुअली ट्रेडिंग फ्री जोन्स होते हैं दुबई के अंदर, पर उन्होंने और एक्सक्लूसिव क्रिप्टो एसेट्स को लेके डीआईएफ फ्री जोन्स एक्स्ट्रा बनाए, जिनको जिनसे और ज्यादा मदद मिलेगी क्रिप्टो वालों को हम्म। इन जनरल। और इन जनरल क्या लगता है आपको, मतलब ये बुलिश लॉज हैं या फिर, मतलब एक्चुअली ना मुझे लगता है और एक्सप्लेन कर सकते थे वो लोग, ये थोड़ा सा बहुत ही, इट इज वेरी वाइड इन स्कोप।
इसको और नैरो डाउन करके बता सकते थे कि हम वेब 3 का कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे वेब 3 का कोई वर्णन नहीं है शायद लॉ के अंदर, एंड कैसे हाँ, मैंने कहा ना फर्स्ट फेज है. हाँ। सो बेसिकली राइट नाउ दे आर फोकसिंग ओनली ऑन एक्सचेंजेस. हम्म। ठीक है. और दूसरा वो ये फोकस कर रहे हैं कि अभी क्योंकि वेब 3 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, डीफाई. देखो, अल्टीमेटली ना वो एक इस्लामिक कंट्री है. ठीक है. हाँ। और इस्लामिक कंट्री के अंदर जो डीफाई है ना, जो इंटरेस्ट बेस, उसको रिबा कहते हैं वहां, रिबा. इंटरेस्ट को रिबा कहते हैं. तो वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेस्ड वहां पे इकोनॉमी या स्टार्टअप्स को एकदम वहां पे अलाउ नहीं करेंगे. मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि डीफाई वहां पे, वो डीफाई को शरिया कंप्लायंट डीफाई प्रोजेक्ट्स को अलाउ करेंगे. मुझे ऐसा लगता है. तो वो शरिया बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी आएंगे वहां पे, जो जो क्योंकि आप देखो ना, पूरी दुनिया में दुबई है, एमिरेट्स के अंदर 7 एमिराट्स आते हैं. फिर आपका कतर है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है. बहुत सारी बड़ी इकोनॉमी है, बड़े देश हैं जो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं. शरिया के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग नहीं होती. वहां शरिया कंप्लायंट बैंकिंग होती है. शरिया कंप्लायंट बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट की कोई जगह नहीं होती. तो इंटरेस्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डीफाई सेक्टर है, इसको डे वन पे हरी झंडी नहीं मिलेगी. वहां पे डीफाई को शरिया कंप्लायंट होना पड़ेगा अगर वहां के लोगों को सर्व करना है. तो अब आप सोचो कि मैं प्रोग्रेसिव क्यों कह रहा हूं. उन्होंने ये देखा कि ठीक है, चैलेंज है, ये सेकंड फेज में कवर करते हैं. पहला फेज ये तो कवर करें, एक एनवायरनमेंट दें एक्सचेंजेस का, यहाँ पे स्टार्टअप्स को बेस होने देते हैं, कि ग्लोबल ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं ना यहाँ पे बेस होके. हमारे यहाँ पे जब ऑडियंस को वो सर्व करेंगे तब उनको शरिया कंप्लायंट करने के लिए we'll have a second phase maybe of law. और वहां पे प्रोजेक्ट्स भी उस हिसाब से अपने अपने शरिया कंप्लायंट एक गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करके वो वहां पे वो कर सकते हैं. अब काफी सारे लोगों को दिमाग में चल रहा होगा शरिया कंप्लायंट बैंकिंग क्या होती है. मैं चलो इस टॉपिक को भी कवर कर देता हूँ, 2 मिनट ले लेता हूँ ताकि ना आपको, क्योंकि मैं उसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझता हूँ कि शरिया क्या कहता है. सो बेसिकली जैसे क्या होता है, आप जब नॉर्मली बैंक की हाउसिंग लोन लेने जाते हो, तो आप नॉर्मली जैसे बैंक के पास जाते हो, या गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने गाड़ी खरीदनी है. तो प्रणव गया बैंक के पास. प्रणव ने बोला मेरी फेवरेट कार है, मुझे खरीदनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी आप मेरे को लोन कर दो. तो बैंक कहता है ठीक है. तो बैंक क्या करता है, उस कार वाली कंपनी को पैसे दे देता है, और आपसे वो हर महीने ईएमआई लेता है, इंटरेस्ट और उसमें प्रिंसिपल मिला के आपसे लेता है. तो आप बेसिकली इंटरेस्ट पे कर रहे हो. ठीक है. तो आपकी 20 लाख की गाड़ी 25 लाख की पड़ी, आपको 26 लाख की पड़ी, जब 5 साल बाद आपका लोन जब पूरा हुआ. शरिया कंप्लायंट वाले में क्या होता है कि आपको कोई गाड़ी पसंद आई, तो आपने कहा साहब 20 लाख की गाड़ी, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए. तो शरिया कंप्लायंट वाले में क्या होता है कि उसने अपना मार्जिन देखा कि मुझे आपसे 3 लाख रुपए कमाने. तो शरिया कंप्लायंट में क्या होगा कि बैंक ने आपको बोला कि 23 लाख की पड़ेगी आपको, आप मेरे से खरीद लो. तो उसने क्या करा कि 20 लाख की पहले गाड़ी खरीदी कार मैन्युफैक्चरर से बैंक ने, और आपको 23 लाख की बेच दी. तो इसमें जो 23 लाख रुपए हैं, वो जो 3 लाख रुपए वो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि पहले बैंक ने खरीदी पूरी पेमेंट करके, फिर आपको बेच दी 23 लाख रुपए में. तो यहाँ पे जो 23 लाख रुपए है उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो. तो यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज हो जाता है, प्रॉफिट का एंगल आ जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो प्रॉफिट इज अलाउड. सो ये शरिया कंप्लायंस में छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है. और इन छोटी छोटी चीजों को अगर वहां पे डीफाई सेक्टर जब ग्रो करेगा, तो इन चीजों को अगर कंप्लाई करेगा, तो वो भी वहां कल को पूरी तरीके से अलाउ कर देंगे. ये छोटी छोटी चीजें, अब उनको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, तो पहला फेज उन्होंने कर दिया है. अगले फेजेस में वो चीजों को अलाउ करते चले जाएंगे, जैसे जैसे चीजें थ्रू होती चली जाएंगी. काफी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। और हाँ. इससे क्या होता है ना, डीफाई जो है वो अभी सराउंडेड अराउंड है, मैं कहीं भी जाता हूँ हमेशा मेन बात होती है यार, एपीआर क्या है, एपीआर एनुअल हाँ. परसेंटेज रिटर्न क्या है। तो हम्म. वो इस्लामिक लाइक रेगुलेशंस में नहीं आ सकता है, पर अच्छा देखिए, एनएफटीज को यार। देखिए एक एक चीज और ऐड करता हूँ प्रणव, सॉरी. देखिए, स्टेकिंग शरिया कंप्लायंट है. स्टेकिंग ब्लॉकचेन को मजबूत करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है.
ठीक है। जब आप अपना क्रिप्टो स्टेक पे लगाते हो, तो आप बेसिकली जब ब्लॉक्स को वैलिडेट करने के लिए अपना स्टेक कर रहे हो चीज क्रिप्टो को, तो बेसिकली आप स्किन इन द गेम कर रहे हो ताकि आप उस ब्लॉकचेन को सिक्योर कर सको, बदले में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक है। और जो आप ब्लॉक्स को वैलिडेट करने के लिए आप जो स्टेक कर रहे हो, और ताकि आप रिवॉर्ड अर्न कर सके, और जितना क्रिप्टो आप स्टेक करते हो उससे ब्लॉकचेन की उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। लेकिन जो लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास कोई क्रिप्टो पड़ा है और आप उसको लेंड कर रहे हो या इंटरेस्ट बोरो कर रहे हो, वो वहां पे डेफिनेटली वो शरिया कंप्लायंट नहीं हो सकते। उसका मैकेनिज्म फ्यूचर में इतनी बड़ी इकोनॉमी, चाहे आपका इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी का इतना बड़ा मिडल ईस्ट रीजन है, ये पाकिस्तान है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपको शरिया कंप्लायंट डीफाई फ्यूचर है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको शरिया कंप्लायंट डीफाई में दिखेंगे, जो यहाँ के लोगों को सर्व करने के लिए बनेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। ये भी आगे देखने वाला होगा कि इसके अंदर भी हम देखेंगे शरिया कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। ये उसी का मैंने एक वो निकाला कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्टार्टअप है जो शरिया कंप्लायंट डीफाई बना रहा है। वाह, तो देखो यार, कमाल हो गया, आपने कितनी जल्दी एक चीज निकाल ली। देखो, मैंने मुंह से बोली और तुमने आर्टिकल निकाल लिया, ये जबकि हमारे इसमें उसमें नहीं था, नहीं कि हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें, दुनिया बहुत तेजी से, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रणव, के किसी भी देश को ना रुकना नहीं चाहिए। जो चीज कर सकते हैं उसे अलाउ करें, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको बोलें कि हम फेज 2 में करेंगे। ऐसा तो कर ही सकते हैं ना यार। और यही बिल्कुल प्रोग्रेसिव देश की निशानी होती है कि कुछ चीजें जो समझ में आ रही है उन्हें कर दो, जो नहीं समझ में आ रही है उनके लिए थोड़ा वक्त ले लो, सेकंड फेज में कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बोलते हैं ना, लेट द डस्ट सेटल। तो हम्म। वही, लाइक यू नो, उसी के उसी के रिलेटेड अभी बात चल रही है। और लेट द डस्ट सेटल, डोंट, एकदम आप अगर उसको कुकर में बंद कर दोगे तो एकदम से कभी भी सीटी कोई तेज बजा ले जाएगा। उससे अच्छा हम्म। लेट द डस्ट सेटल, लेट थिंग्स मूव अराउंड। आराम से क्रिप्टो इंडस्ट्री को खुद फिगर आउट करने दो। उसके बाद लाइक यू नो कुछ लॉज लाने चाहिए जिससे जनरल पब्लिक जो है वो, उनको, उनका जो लॉस है आप कर्व आउट कर सको। तो अभी जो क्रिप्टो नेटिव लोग हैं वो आपस में फिगर आउट कर लेंगे। आई थिंक सोसाइटीज वर्क लाइक, आपस में जब लोग कोलैबोरेट कोऑपरेट करते हैं तो अपने आप एक अच्छा रिजोल्यूशन निकल के आता है। वंस दैट इज देयर अपफ्रंट, उसके बाद गवर्नमेंट को उसके ऊपर लॉज लाने चाहिए ताकि जो जनरल यूजर है जब वो क्रिप्टो के अंदर आएगा, विच इज द नेक्स्ट फेज ऑफ मास अडॉप्शन इन क्रिप्टो एंड वेब3, तब उसे कोई लॉस ना हो जाए। तो आई थिंक गवर्नमेंट्स कैन वेट एंड फर्स्ट फेज में चालू कर सकते हैं चीजें, क्रिप्टो एज एन एसेट, एज एन एक्सचेंज के ऊपर वो उनको क्या लॉस लगाना है उसके बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। तो काफी अच्छा स्टेप लिया दुबई ने फर्स्ट फेज बोल के। एक और खबर है। अब ये खबर मैं दिखाऊं कि नहीं, काशिफ भाई गुस्सा हो जाएंगे। सो तुमने एज पर, मोगेम्बो खुश हुआ। अगर 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 आप देखो, सिंस द वॉर हैज बिगन, तो हम्म। जो गोल्ड है उसकी वैल्यू बढ़े जा रही है ना? बट जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ रही है। मतलब बहुत अच्छी खबर है तो यार। तो बिटकॉइन इज नॉट डिजिटल गोल्ड अप टिल नाउ। हाँ। ना इथीरियम है, पर बिटकॉइन भी नहीं हम्म। है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो, अब तुम चाहते हो मैं इस पे कुछ बोलूं? मेरे को पता है देर इज नो डीकपलिंग ये सब, बट स्टिल, मतलब अगर अपन हम्म। अभी जो डिजिटल गोल्ड वाला नैरेटिव है वो प्ले आउट नहीं हो पा रहा है काशिफ, बिटकॉइन का फुल मजा नहीं ले पा रहे हम। हाँ। देखो, देखो सिंपल सी बात है यार। आप इस चीज को ऐसे रखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अभी जो बिटकॉइन है और इथेरियम है या क्रिप्टो है, और एज सच ये एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है, और ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। और वॉलेटिलिटी का जब मैं बात कहता हूं तो वॉलेटाइल इसलिए है कि विद एवरी पासिंग ईयर ये वॉलेटिलिटी कम तो हो रही है, लेकिन अभी भी हम वी आर इन अ वेरी अर्ली डेज। अगर मैं आज आपको ये बताऊं कि मार्केट कैप की बात करूं, तो गोल्ड इज अ 11 ट्रिलियन मार्केट कैप, एंड क्रिप्टो ओवरऑल इज लेस देन 2 ट्रिलियन, एंड बिटकॉइन इज 700 800 बिलियन। हम एक ऐसे एसेट क्लास को कंपेयर कर रहे हैं कि 700 बिलियन को
हम 11 ट्रिलियन 12 ट्रिलियन एसेट क्लास से जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन पहले ही गो में करेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि 5,000 साल में गोल्ड ने अपने आप को 11 ट्रिलियन पे वो लेके गया, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 11-12 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं गोल्ड को बेंचमार्क सेट कर रहा हूं। बेंचमार्किंग में और कंपैरिजन में डिफरेंस ये होता है कि आप ये कह रहे हो कि फ्यूचर में बिटकॉइन विल बी एज गुड एज गोल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्हाट इज बेटर, बेटर तो सबको पता है कि बिटकॉइन इज फार बेटर देन गोल्ड। लेकिन ये बात कितने लोगों को पता है? सिर्फ 221 मिलियन लोगों की कन्विक्शन हो सकती है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो इज अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, चाहे बिटकॉइन हो चाहे फॉर दैट मैटर इथेरियम को भी लोग कहते हैं कि यार मैं इसको बाय कर लेता हूँ और ये फ्यूचर में इसके पैसे बढ़ेंगे। 221 मिलियन, और अगर मैं गोल्ड में ओवरऑल बात करूं कि कितने लोग इन्वेस्टेड हैं, तो देयर मस्ट बी क्लोज टू 1.5 टू 2 बिलियन पीपल हु मस्ट बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड। दुनिया का 7 बिलियन का अगर पॉपुलेशन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 50% पॉपुलेशन इज नॉट अवेयर अबाउट इन्वेस्टिंग इन सम फॉर्म इन गोल्ड? इतना बढ़िया, इतना बड़ा पॉपुलेशन बेस गोल्ड में इन्वेस्टेड है और क्रिप्टो में 221 मिलियन। तो आज जब भी कभी अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है, जैसे वॉर, तो लोग क्या करते हैं कि रिस्की एसेट से पैसा निकाल के सिक्योर एसेट्स में पैसा डालने की कोशिश करते हैं। एंड बिटकॉइन और क्रिप्ट गोल्ड को जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, तो बिटकॉइन रिस्की प्रोपोजिशन है, गोल्ड सिक्योर प्रोपोजिशन है। इसीलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो अभी। लेकिन क्या फ्यूचर में बिटकॉइन का फ्यूचर हम कैसे देखते हैं? फ्यूचर बिटकॉइन का वही है जो गोल्ड का हमने देखा, कि लोग इसे स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज कर रहे हैं और ये बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी कन्विक्शन नहीं है, और कुछ लोग क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो लोग जिन जो 2020 बैच है, 2021 बैच है, वो आज भी रिस्की एसेट से निकाल के सिक्योर एसेट्स में डाल रहे हैं। कुछ कोई सरप्राइजिंग नहीं है ये। लेकिन जो ट्रेंड ये बताता है कि फ्यूचर में ये बहुत स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा एसेट क्लास बनने वाला है फ्यूचर में, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट फॉर कंट्रीज ऑल्सो। राइट, सही सही बात है ये। मैं इसी पॉइंट को लाने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर न्यूज को निकाला था। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, एक एक जब आप वेब थ्री में होते हो या फिर जब आप क्रिप्टो के अंदर होते हो, तो एक बहुत ही फेमस कोटेशन होता है जो वेब थ्री के अंदर सब लोग डिस्कस करते हैं, क्रिप्टो के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट आर वी इन अ बुल मार्केट और आर वी इन अ बेयर मार्केट। तो उसके ऊपर अ वेरी फेमस लाइक बिटकॉइनर नोन एज क्रिस actually just commented that there are people who as per the charts are saying कि we might be in a bull market, but मुझे ऐसा नहीं लगता that we are currently in a bull market, क्योंकि अगर आप BTC ETH रेशो देखोगे, मैं कोशिश करता हूँ उसको निकालने की, पर अगर आप BTC ETH रेशो देखोगे तो वो ऑल टाइम लोज पे है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है ना कि मतलब क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या होता है दैट पीपल डोंट बिलीव इन दीज ट्रेडिशनल एसेट्स लाइक गोल्ड, लाइक स्टील, लाइक प्रॉपर्टी एंड थिंग्स लाइक दैट, दे बिलीव इन क्रिप्टो। तो अगर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो इथीरियम से रिस्कियर मोड जो इथीरियम का है, वो इथीरियम से बिटकॉइन की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये कि दे आर लाइक वो, जैसा कि काशिफ ने बताया कि हमारे लिए वॉर है, वो हमारे लिए बेरिश है, वो कि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स बिटकॉइन बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिटकॉइन इज द सेफ हेवन फॉर ऑल द पीपल इन क्रिप्टो। सबसे कम स्पेक्यूलेशन अगर होगा वो बिटकॉइन के अंदर होगा। बिटकॉइन एक दिन में एब्सोल्युटली। धड़ से 60% नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री का, मैं जनरल दुनिया का नहीं बता रहा हूँ, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर लोग अपने रिस्कियर एसेट जैसे इथीरियम ERC20 टोकन से बिटकॉइन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर एक बोल सकते हो आप कि लाइक पीपल आर करंटली जस्ट वॉचिंग एंड वेटिंग, वी आर नॉट इन अ बुल साइकिल, वी डोंट हैव अ बुलिश सेंटिमेंट, बट रादर इट इज मोर ऑफ अ बेरिश काइंड कि हम बिटकॉइन की तरफ, सेफर क्रिप्टो एसेट की तरफ जा रहे हैं रादर देन मूविंग टुवर्ड्स इथीरियम एंड ERC20। और ये हमें ईथ BTC रेशियो से बहुत अच्छा और ज्यादा पता चल रहा है। मैं तो यहाँ पे ये कहता हूँ कि जिन लोगों को आज भी अगर समझ में नहीं आई गेम,
यूक्रेन और रशिया के अपडेट्स देके फिर हमारा क्या फायदा वो नहीं बता के। आपने ये देखा नहीं कि यूक्रेन के अंदर किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के अंदर लोगों ने सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया। क्या आपने देखा नहीं कि अभी सैंक्शंस जब लगे हुए थे तो लोगों ने कितना डोनेशन दिया बिटकॉइन में और क्रिप्टो में, एज सच इथेरियम में, ERC-20 टोकन्स में भी। मैं ओवरऑल क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। और कितने सारे लोगों को ये अवेयरनेस हुई कि यार ये जो सैंक्शंस होते हैं, जो स्विफ्ट नेटवर्क से ने जब बैन किया, तो आज क्रिप्टो कैसे सेवियर बन के आया, कैसे डोनेशंस दे पाए यूक्रेन के अंदर लोग। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर क्या है बिटकॉइन का या क्रिप्टो का, तो सॉरी टू से दैट आप बहुत ही क्लोज माइंडसेट के साथ ये प्रोग्राम देखते हैं। आप उस प्रोग्राम को देखने के बाद थोड़ा सा तो 5 मिनट चुपचाप बैठा करें और ये मंथन किया करें, एक एनालॉजी अपने आप ड्रॉ करें कि यार ये क्या हो सकता है फ्यूचर। अगर आज आप इसको इमीडिएटली ये चाहोगे कि गोल्ड तो बढ़ रहा है जी, बिटकॉइन नहीं बढ़ रहा, तो यार ये कौन सी आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस टाइम पे। 700 बिलियन को 11 ट्रिलियन से कंपेयर किस बेसिस पे कर रहे हो? 221 मिलियन लोगों को आप 3.5-4 बिलियन लोगों के गोल्ड के अंदर जो लोग होंगे उनसे कंपेयर कर रहे हो। यार कमाल कर रहे हो यार, कंपैरिजन की भी कोई लेवल होती है। अभी में हम फिर ये कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो इतना अर्ली है जैसे 1998 में इंटरनेट था। हमने एक लास्ट वेब 3 की दुनिया में प्रणव ने चार्ट दिखाया था। 1998 को कंपेयर करो इंटरनेट 2022 के इंटरनेट से। सोचो जब जब इंटरनेट के बराबर का अडॉप्शन हो जाएगा क्रिप्टो का, जो आज है इंटरनेट, फिर आलम सोचो। 4.5 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं आज की डेट में। 4.5-5 बिलियन लोगों के बराबर का जब क्रिप्टो लोग यूज करेंगे तो सोचो क्रिप्टो क्या होगा। तो उस पर्टिकुलर आप पॉइंट ऑफ व्यू सोचो इसको बड़े शॉर्ट टर्म में कंपैरेटिव। ये सारे ना न्यूज हेडलाइंस के लिए तो ये आर्टिकल अच्छे होते हैं। हम्म तो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर। तो रेगुलेशन के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी दिन पहले या पिछले एपिसोड के अंदर दैट क्रिप्टो ने अभी तक रशिया को बैन नहीं किया। डिफरेंट डिफरेंट अमेरिकन कंपनीज ने बैन लगा दिया है रशिया के ऊपर कि वो अपनी सर्विसेज रशिया में नहीं देंगे, इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स। एंड उन्होंने बोला है कि वो और सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, एयरबीएनबी एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। बट एक्सचेंजेस ने बोला था कि हम एक्सक्लूसिवली बोला था कि हम ये क्रिप्टो के खिलाफ है, तो हम ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे रशियन यूजर्स को। बिकॉज इन जनरल मुझे ये भी लगता है कि यू शुड फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द गवर्नेंस, अगर आपको किसी भी धारणा से करना भी है, नॉट फाइट अगेंस्ट द पीपल, राइट। तो बट स्टिल इससे जो सफर करते हैं वो लोग ही सफर करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के। और उसी में क्रिप्टो ने भी अब कॉइनबेस जो है एक अमेरिकन कंपनी है, उसने 25,000 रशियन लिंक क्रिप्टो एड्रेसेस को बैन कर दिया है, पर बाइनेंस ने अभी तक नहीं किया है। यार इससे यही पता लगता है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रणव? हाँ हाँ, क्लियर। हाँ, तो इससे यही पता लगता है कि जो सेंट्रलाइज एंटिटीज हैं, जो सेंट्रलाइज चाहे वो एक्सचेंजेस भी हैं, उनको अल्टीमेटली वही फॉलो करना पड़ता है जो वहाँ की जहाँ पे वो बेस्ड होती हैं। तो सपोज अगर आज कॉइन बेस यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उसे वो डेफिनेटली वही फॉलो करना पड़ेगा जो यूएस की गवर्नमेंट कह रही है। तो अगर आप देखें तो द होल ईथोस ऑफ व्हेन वन जो सतोशी नाकामोटो की विजन क्या थी बेसिकली, जब पहली बार जब बिटकॉइन बना था, कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, राइट। सो बेसिकली के ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब, जो प्योर मतलब है, वो यही है कि जो टोटल ये इकोसिस्टम है इसका जो कंट्रोल है वो लोग अपने हाथ में लें। और जो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लोग अपने आप गवर्न करें, अपने आप चलाएं। अब अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज को वो जिम्मेदारी दोगे, तो क्रिप्टो एक्सचेंज तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करती है। तो वो उसी हिसाब से जो वहां पे उनको जो लगेगा, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आएंगे उस हिसाब से उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा, और वही एग्जैक्टली कॉइन बेस कर रहा है। बिल्कुल, और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि क्रिप्टो पे और ज्यादा नजरें पड़ने लग गई थी कि एक सेनेटर है हम्म। बहुत ही, एलिजाबेथ वॉरेन करके। अभी ये सब्सक्रिप्शन हम्म। मांग रहा है इसलिए खोल नहीं रहा है, बट एलिजाबेथ वॉरेन ने सेनेट के अंदर बताया था कि रशिया कैन यूज क्रिप्टो टू स्किट सैंक्शंस।
Elizabeth Warren is a known, हम्म। she is known for हम्म। criticizing crypto. तो उन्होंने सेनेट के अंदर बोला था कि यार ये क्रिप्टो को हमें और ढंग हम्म। से देखना पड़ेगा, दैट रशिया कैन यूज क्रिप्टो टू इवेड सैंक्शंस। वो अभी रशिया अभी इन जनरल द गवर्नमेंट ऑफ रशिया इज नॉट यूजिंग क्रिप्टो, इट इज यूजिंग गोल्ड टू एक्चुअली इवेड सैंक्शंस। बट उसी के अंदर ये वाली बात भी उठी थी, उसके बाद ही कॉइनबेस ने बोला कि बैड नेम ना हो। एज सच क्रिप्टो कुछ बुरा करता नहीं है, फिर भी नाम खराब हो जाता है तो ना हो, उसके लिए उन्होंने ये वाली पर्टिकुलर प्रावधान को कर दिया कि चलो द पीपल हु शुड बी बैंड, द रशियन शुड बी बैंड आर बैंड। देखो यार, जब भी ये आर्टिकल्स होते हैं ना, अब जैसे इसमें लिखा है कि सीनेटर वांट्स टू नो इफ रशिया कैन यूज क्रिप्टो करेंसी टू स्कर्ट सैंक्शंस। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या रशिया भी कोई ऑटोक्रेटिक कंट्री है? वो बेसिकली वहां पे वो कभी भी रशिया सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए उनकी गवर्नमेंट क्रिप्टो का यूज नहीं करने वाली है अभी। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना, तो जो रशियन रूबल के अंदर से जो विश्वास है ना लोगों का, वो खत्म हो जाएगा और वो क्रिप्टो पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के लिए कैश 22 सिचुएशन है। जब भी हम ये कह रहे हैं कि रशिया सैंक्शंस को बाईपास कर सकता है, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रशिया के जो वेल्दी लोग हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स जो लोग हैं जिनका पैसा है, वो वहां पे बाईपास कर सकते हैं सैंक्शंस को। बेसिकली अगर किसी को, बिलियनियर को अगर पैसा भेजना है बाहर और उसको स्विफ्ट नेटवर्क अलाउ नहीं कर रहा रशियंस को, कॉइन बेस ने डिसअलाउ कर दिया, स्विफ्ट ने डिसअलाउ कर दिया, दुनिया भर की एंटिटीज ने रशियन से डील करने से मना कर दिया, एयरबीएनबी ने मना कर दिया, उबर ने मना कर दिया, तो भैया वो जो बेचारा वहां पे जो रशिया के अंदर अगर कोई इंसान है, वो फिर भी क्रिप्टो के अंदर अगर डील करना चाहता है, वो मतलब अपने फाइनेंस को मूव करना चाहता है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा? क्रिप्टो ही तो बचेगा। तो वहां की जनता सैंक्शन को बाईपास बाईपास कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट वहां पे वही है जो ट्रंप था या बाइडेन था। ये वही लोग हैं कि क्रिप्टो को कभी भी अपफ्रंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये फ्यूचर है। अगर उन्होंने ये अपने एक्शन में करके दिखा दिया, तो उनकी खुद की करेंसी फॉल कर जाएगी यार, ये चक्कर है। बिल्कुल। उसी 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 से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक पे आपने एक बड़ा वीडियो भी बनाया था, उसमें छोटा सा एक पॉइंट फिर से या फिर रिकैप कर दो अबाउट बाइडन। ये बहुत ही बड़ी न्यूज थी और बहुत ही बुलिश न्यूज थी। अगेन फर्स्ट जो बोल रहे थे ना, जैसे दुबई ने फर्स्ट फेज निकाला है, वैसे यूएस ने भी फर्स्ट फेज निकाला था या फिर बताया था कि फर्स्ट फेज हम निकालने वाले हैं, एंड वी हाँ आर ऑल्सो। उसके बारे में आप। हाँ, जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और मैंने इसके बारे में पूरा एक वीडियो डिटेल में बनाया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे पार्लियामेंट, जैसे हम पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस आ जाता है ना, और वो कोई चीज लागू हो जाती है, तो यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, कि वो अगर बिना कांग्रेस से कंसल्ट किए उसके पास इतनी पावर होती है कि कोई भी चीज का कानून वो इंप्लीमेंट कर सकता है। यहाँ पे कानून नहीं बना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने का मतलब यह है क्रिप्टो पे कि बाइडेन ने कहा है कि अब हमें कानून लेके आना है, उसके लिए मुझे फॉर्मली, मैं आप लोगों को डायरेक्ट करता हूं, सजेस्ट नहीं करता हूं, आप लोगों को फॉर्मली ये बोलता हूं कि मुझे इमीडिएट बेसिस पे मुझे सारे जो जितने भी फेडरल एजेंसीज हैं उनसे मुझे जो है फीडबैक चाहिए रिटर्न में, एक स्टडी चाहिए। सारी फेडरल एजेंसीज को डायरेक्शन दी है, एक स्टिपुलेटेड टाइम में मुझे फीडबैक दो, उसके बेसिस पे वो कानून बनेगा। सो पहले क्या था कि सारी अपनी अपनी फेडरल एजेंसीज अपनी मनमानी अपने मर्जी के तरीके से वो क्रिप्टो को ट्रीट कर रही थी। अब वो टाइम चला गया, अब बाइडेन ने बोला कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए, उसके लिए मुझे सारे डिपार्टमेंट से एक फीडबैक चाहिए फॉर्मली, एक स्टिपुलेटेड टाइम है जिसके बेसिस पे कानून बनेगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। हम्म। जो ये भी एक बहुत ही अलग फिनोमिना है, मतलब लाइक मुझे ये जो स्टैट्स मिला तो मैं भी बहुत चौकन्ना हम्म। रह गया था हम्म। कि जो यूक्रेन में अभी जिन लोगों को डोनेशन मिला है ना, डोनेशन दिया गया है क्रिप्टो कम्युनिटी के द्वारा टू हम्म। बाय आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड फाइट अगेंस्ट रशिया, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा डोनेशन इवन 2 और 3 टाइम्स ऑफ बिटकॉइन इज इथीरियम। यानी कि इथीरियम वाले जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा डोनेट किया है बिटकॉइन से।
अब अगर आप इसको ऐसे देखना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन जनरल जो इथीरियम वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा डोनेशन स्पेसिफिक और क्राउड फंडिंग से ही बना है। गिटकॉइन में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे हर दिन वहां पे ग्रांट्स राउंड आते रहते हैं। तो इथीरियम इकोसिस्टम इन जनरल इज actually built upon the foundation of grants and like giving people uh, these kind of like public goods to make things work. ENS इथीरियम नेमिंग सर्विस एक ऐसा बहुत ही लाजवाब इथीरियम फाउंडेशन का ग्रांट था जो इतना बड़ा होके बना था, और उसी के लिए दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डोनेशंस एंड ग्रांट्स टू मेक crypto exist and like be more than just a speculative asset. और उसी में उसी कारण इथीरियम ने 73 के डोनेट किया ETH which is around 18 million while BTC was donated about 10 million डॉलर, जबकि BTC का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, $1 ट्रिलियन BTC का वैल्यू है, वाइल इथीरियम का शायद 300 मिलियन या ऐसा कुछ है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि इन जनरल कितना ज्यादा हमारी जो किस ओरिएंटेशन में एक पर्टिकुलर एसेट जा रहा है, ठीक है, गोल्ड किस ओरिएंटेशन में जा रहा है, बीटीसी किस ओरिएंटेशन में जा रहा है, और इथीरियम किस प्रोग्रेसिव ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। काशिफ, आपका कुछ कहना है इस पे? मेरा मेरा यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट थॉट है। जो आपने बात बोली उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है मेरा थॉट। सिंपल सी बात है कि मेरे पास कुछ मेरे को डोनेट करना है कोई चीज। जनरली जिन लोगों के पास बिटकॉइन भी है उनके पास क्रिप्टो और अदर क्रिप्टोज भी हैं। अब उसको कोई चीज डोनेट करनी है तो वो सबसे प्रीशियस एसेट को सबसे लास्ट में डोनेट करेगा। ये ह्यूमन साइकी होती है। अगर मुझे किसी को कोई चीज डोनेट करनी है तो मैं वो चीज डोनेट करूंगा जिसमें मेरी कन्विक्शन लेवल सबसे कम होगा, और सबसे लास्ट में वो डोनेट करूंगा जिसके अंदर मेरा कन्विक्शन लेवल सबसे हाईएस्ट होगा। तो मेरे पास जो ईआरसी बेस्ड टोकन्स थे मैंने उनको डोनेट पहले किया, जिसको मैं स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह समझता हूं, जिसका मैं फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा सर्टेन हूं, मैंने उसको सबसे लास्ट में डोनेट किया। तो यहां से ये नहीं पता लगता है किसी भी डोनेट करने वाले का कि वो कौन सी इकोसिस्टम में डोनेशन ज्यादा होती है या वो डोनेशन ड्रिवन है। कुछ ऐसा नहीं है यार। बिटकॉइन भी डोनेट हुआ, बाकी भी डोनेट हुए। जो बिटकॉइन रखते हैं उनके पास दूसरे क्रिप्टो भी हैं। उन्होंने जब डोनेट करने की बारी आई तो पहले ERC-20 टोकन्स को डोनेट किया। और हमने ये देखा है कि बिटकॉइन जनरली कोल्ड वॉलेट्स में ज्यादा रहता है और ERC बेस्ड टोकन्स हॉट वॉलेट्स में ज्यादा रहते हैं। कभी भी आपको जब कोई चीज ट्रांसफर करनी है इंस्टेंटली, तो अब आप कोल्ड वॉलेट से उसको ट्रांसफर करो, मल्टी सिग ये वो से आपने हॉट वॉलेट से खट से आपने ट्रांसफर कर दिया। और काफी सारे ERC बेस्ड 20 टोकन्स जो है, जैसे वो उनको जब आपने ट्रांसफर करा तो आपने वो इंस्टेंट आप कर पाए, आपका एक्सेसिबिलिटी ज्यादा थी, आपकी कन्विक्शन लेवल कई टोकन्स में कम है इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन। तो जो सबसे प्रीशियस एसेट होगी उसको सबसे लास्ट में निकालोगे। जब आपके ऊपर कोई आपदा आती है, आप पहले जमीन निकालते हो, पहले कार बेचते हो, पहले कोई और एसेट बेचते हो। जो गहने होते हैं घर में सबसे आखिर में बेचते हो आप गहनों को। मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करूंगा क्योंकि अगर उनको फिर बेचना होता तो सबसे पहले कॉस्ट मे बी लाइक कार्डानो बेचते या फिर ERC-20 बेचते। पर हम बात करें सिर्फ ईथ डोनेशन की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाई डोनेशन भी है $1 मिलियन जो कि ERC-20 टोकन है। तो ये जो 72 के इथीरियम डोनेट हुआ है, यानी $18 मिलियन का सिर्फ ईथ एज अ टोकन डोनेट हुआ है। तो मतलब जो इथीरियम कम्युनिटी है उसके पास बाकी टोकन भी होते हैं, उनको ज्यादा एयर ड्रॉप। देखिए, इससे ये पता तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इथेरियम कम्युनिटी ज्यादा दयावान है और बिटकॉइन कम्युनिटी कम है। दोनों बराबर है यार। बात मैं इतनी सी है कि बिटकॉइन वालों के पास भी इथेरियम है, उन्होंने पहले इथेरियम को डोनेट किया। मेरा मेरा ये मानना नहीं है, बिकॉज इन जनरल जो बिटकॉइन का कल्चर है, ग्रांड गिविंग कल्चर है, वर्सेस जो इथीरियम का ग्रांड गिविंग कल्चर है, वो बहुत अलग है। बिटकॉइन के अंदर जो ग्रांड गिविंग कल्चर है, पब्लिक अरे गुड के जो बिटकॉइन बिटकॉइन इन्फ्लेशनरी नहीं था ना पहले। ये तो इथेरियम वगैरह तो सब इन्फ्लेशनरी थे काफी। ERC-20 टोकन तो एयर ड्रॉप में मिलते थे, तो लोगों के पास फ्री मनी था। बिटकॉइन तो तुम्हें पता है फ्री मनी होता नहीं है, उसको तो बड़े शिद्दत से लोगों ने बाय किया है, उसको स्टोर करके रखा हुआ है। तो फ्री मनी को उतनी फ्रीली वो लोग डोनेट भी कर देते हैं। ये राइट भी एक राइट वही रीजन है। वही वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इथीरियम वाले लोग हैं, दे आर नॉट कैपिटल ड्रिवन, दे आर रादर ड्रिवन अरे बाय नहीं यार, ऐसा कुछ एंड गुड। यहाँ से
यहाँ से तो जो तुम माइंडसेट को निकालने की कोशिश कर रहे हो ना कि कौन कौन दयावान है कौन दयावान नहीं है, ये फंडे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की मेरा बात है। मे, मेरा मेरा ये मानना है, वो काशिफ का अलग मानना है, अरे वो मेरा ये तुम्हारा मानना मानना हो सकता है, लेकिन है। मेरे लिए दोनों कम्युनिटीज बराबर है। मैं यहाँ किसी को नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूँ कि क्यों पहले इथेरियम ज्यादा डोनेट हुआ और बिटकॉइन कम हुआ, बस मैं उस पर बात कर रहा हूँ। राइट और राइट कोई भी सही और गलत नहीं है, मतलब तुम भी सही गलत नहीं हो, मैं भी सही गलत नहीं हूँ, हमारा अपना अपना पर्सपेक्टिव है। राइट राइट। एक सबसे पहले, उसके बाद स्पॉन्सर, आगे हाँ ये जो हमने रेगुलेशन कवर करा, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में भी कवर किया कि मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है। ये नहीं पता है आपको सिग्नल किधर है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इथीरियम के अंदर क्या हुआ है, और टेक्निकल न्यूज को ज्यादा कवर करने वाले हैं। उसके बाद, उसके पहले उस तरफ आगे बढ़े, उसके पहले स्पॉन्सर कवर कर लेते हैं काशिफ। हाँ, तो इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस यार, ये हमारा स्पॉन्सर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पार्टनरशिप, क्योंकि इंडिया से जो ईपीएनएस है वो बहुत ही पावरफुल एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बड़ा काम कर रहा है वेब3 के अंदर। जब भी नोटिफिकेशंस की बात होगी, जब भी हम ये डिस्कशन करेंगे कि इतनी सारी एप्लीकेशंस बन रही हैं, इनका नोटिफाई कैसे होंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे क्रिप्टो मेटामास्क में आ गया, निकल गया, मेरा जो स्टेकिंग था वो वहां पे रेट्स में कोई चेंजेस अगर हुए हैं, डिसेंट्रलाइज मैसेजिंग सर्विसेज में मुझे मैसेजिंग कैसे आएगी, मैं सोशल नेटवर्क पे मुझे किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मुझे पता कैसे लगेगा। ये जितनी सर्विसेज हैं वेब3 के अंदर, अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा तो ईपीएनएस होगा। ट्रस्ट मी, अभी तक ईपीएनएस ही है, अभी तक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखा ही नहीं गया है। तो इससे पता लगता है ये लीड रोल में है। और ईपीएनएस आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर इसका प्राइस तो बढ़ नहीं रहा, ये तो सर उतने का उतना ही है, तो यार फिर वही वाली बात है ना कि आप अगर इसको सिर्फ प्राइस पर्सपेक्टिव से टोकन को देखोगे तो ये बिल्कुल ही, मैं कहूंगा कि आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना ही नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखिए, लंबे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोजेक्ट है, इंडिया से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसका बेसिस स्ट्रांग है, और जिसके पीछे अगर आप बैकर्स का नाम लूं तो बालाजी श्रीनिवासन से लेके निश्चल शेट्टी से लेके संदीप नैनवाल से लेके सब इसके बोर्ड पे हैं, इसके एडवाइजरी बोर्ड पे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट की। और ये देखना चाहिए आपको। ये पीएनएस का एक बहुत ही अच्छा यूज केस अभी अभी बाहर आया है, इसके बारे में जरूर पढ़ो। वी हम्म। आर thrilled to announce CPNS has collaborated with Earnify to bring airdrop opportunities to users. नोटिफिकेशन के जरिए आपको एयरड्रॉप अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम्म। पता चलेगा। तो हम्म। कितनी अच्छी मतलब ये वेब3 स्पेसिफिक प्रोटोकॉल भी है, और उसका यूज कितने अच्छे से आप कर पा रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं ज्यादा टेक्निकल फोकस न्यूज के ऊपर, अडॉप्शन बेस्ड न्यूज के ऊपर। तो गोल्डमैन सैक्स इज ऑफरिंग क्लाइंट्स एक्सेस टू इथेरियम फंड्स नाउ। गोल्डमैन सैक्स इज मतलब वो एसेट, बैंकिंग एसेट्स को रखता है, और डिफरेंट डिफरेंट उसका जो एक इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके अंदर इट हैज मिलियनेयर्स, जो 5 मिलियन से ज्यादा जिनके पास हो इन्वेस्ट करने के लिए, उनको अपना क्लाइंटेज में रखता है। और ऐसे इन्वेस्टर्स को अब वो ऑफर कर रहा है दैट द एक्सेस टू इथेरियम फंड। तो ये वही गोल्डमैन सैक है जिसने किस जमाने में बोला था दैट Bitcoin and crypto in general, Ethereum and all these are very speculative and highly bubble oriented markets. सरप्राइजिंग नहीं है। गोल्डमैन सैक आज इथेरियम कर रहा है, कल कार्डानो भी करेगा। ये इनको क्रिप्टो ये इनको शुरू शुरू में ना इनके ये बड़ी हिम्मत दिखा रहे थे, मसल दिखा रहे थे कि ये सब फेल हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर को कौन चैलेंज कर रहा है, हमने बोल दिया ना, हम बैंक्स हैं, हम बता रहे हैं ये वर्कआउट नहीं करेगा। और आज ये धीरे धीरे ना हम ना पहले बिटकॉइन को बेचेंगे, अरे अच्छा चलो हम ना इथेरियम को बेचेंगे, अरे हम ना अब कार्डानो को बेचेंगे, अच्छा हम ना सोलाना को बेचेंगे। अरे भाई खुल के सामने आओ, तुमने तुम्हारी इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, सबको सब पता है, बात इतनी सी धीरे धीरे खुल रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग बहुत अर्ली हैं, जो क्रिप्टो के अंदर ऑलरेडी लोग हैं ना, ये अपने आप को उस लेवल पे देखेंगे आने वाले टाइम में कि आप कहोगे यार काशिफ जी ने बात तो सही बोली थी कि यार 5 साल बाद 10 साल बाद पेशेंस से चलो, अच्छे प्रोजेक्ट्स को अकोमुलेट करो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो, पप्पी इनो शीना इनू ये फलाना इनू इलू इलू इन चक्कर इन सबको छोड़ दो, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड रहो, लंबे समय अवधि के लिए अकोमुलेट करो। मैं बता रहा हूँ जीत आपकी होगी, वेब3 की दुनिया देखते रहो।
उसी 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 में बेन एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने बेन कैपिटल क्रिप्टो, मतलब बेन का एक बहुत बड़ा वेंचर है। हम्म। बेन का बेन वेंचर्स कैपिटल बहुत ट्रेडिशनल एसेट्स में पैसा लगाता है। उन्होंने एक नया फंड निकाला है सिर्फ और सिर्फ हम्म। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, बिटकॉइन, इथीरियम और इन रिलेटेड हम्म। प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। नए प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, प्लस क्रिप्टो मार्केट्स में जो टोकन अभी अभी लाइव उनमें भी इन्वेस्ट करेंगे। बेन कैपिटल जैसे अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफी, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि दे आर जस्ट गेटिंग इन व्हाइल यू आर ऑलरेडी देयर। तो आपको कितना ज्यादा एडवांटेज या फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ओवर दीज कॉर्पोरेट्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल अपना बैलेंस शीट रखते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। इसी में पता है एक फनी न्यूज क्या हुई थी कि इन्होंने अपना जो वेंचर है कि बेन कैपिटल क्रिप्टो, दे लॉन्च्ड ऑन वुमेन्स डे, और पूरी टीम में एक वुमेन नहीं है। तो हाँ। काफी 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 हंसी उड़ी थी इस बात पे। पर क्रिप्टो में इन जनरल अगर आप देखोगे तो पीपल आर वेरी ओपन एंड लिबरल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो दे विल गेट इट आउट राइट देयर। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक और लिबरल की एक और कथा सुनाता हूँ, छोटी सी। मैं कोशिश करता हूँ उसको निकालने की। हाँ, मिल गई। उसी में ये जो ओपननेस है टू क्रिटिसाइज एंड टॉक अबाउट थिंग्स, उसी को रिलेटेड, उसी से रिलेटेड ईएनएस, इथेरियम नेमिंग सर्विस, जो हम और काशिफ हमेशा बोलते हैं कि आप जब क्रिप्टो में आओ तो यू शुड हैव योर ईएनएस नेम, यू शुड हैव योर डोमेन, एंड यू नो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग इनटू वेब 3, नॉट जस्ट क्रिप्टो बट वेब 3। जब आप उस डोमेन को ओन करोगे तो आपको ओनरशिप लगेगी इस वेब 3 एज अ प्रोटोकॉल, एज अ प्लेटफॉर्म टू डू थिंग्स में। तो ईएनएस का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस थे ब्रांटली मिलिगन। ही वाज, आई थिंक ही वाज अ क्रिश्चियन, एक तरह के क्रिश्चियन है, कैथलिक क्रिश्चियन है। एंड कैथलिक क्रिश्चियन के कुछ बिलीव्स होते हैं। आई डोंट, मैं उन बिलीव्स के साथ नहीं जाता हूँ, बट उनके कुछ बिलीव्स होते हैं दैट दे डोंट बिलीव इन इन यू नो सेम सेक्स मैरिज, या फिर दे डोंट बिलीव इन लाइक यू नो यूजिंग प्रोटेक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने वो किसी जमाने में ओपनली बताया था। तो कम्युनिटी को ये बहुत बुरा लगा कि ये ओपनली इस विचार वाला आदमी कैसे रह सकता है, रेसिज्म एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो उसी के ऊपर वोटिंग हुई थी ईएनएस के अंदर। और ईएनएस एक डाओ है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट के अंदर 20 लोग बैठे हैं और बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि चलो ब्रांटली के ऐसे व्यूज हैं तो इसको डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस रखना चाहिए कि नहीं। इट इज अ डाओ। तो डाओ में क्या होता है, कैसे गवर्न होता है, इट इज बेस्ड आउट ऑफ टोकन। ठीक है। तो जो ईएनएस का गवर्नेंस सिस्टम है, जो डाओ गवर्नेंस सिस्टम है, वो ऐसा है कि ईएनएस के अंदर देर आर people who hold the tokens, and because they cannot participate in day to day governance operations, what they do is they have delegated और दे हैव क्रिएटेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि आप लोकसभा में क्रिएट करते हो ना वोट करके एमपीस को, वैसे ही ईएनएस ने भी अपने एमपीस को बना रखा है। एंड दे वोटेड whether Brantley should still remain despite these views, should remain the director of operations or not। तो उससे ये पर्टिकुलर वोट जो है वो ओपनली हुआ था। ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल वोट, इस तरह का ओपननेस इन वोटिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे कंपनी को, प्रोटोकॉल को, फाउंडेशन को बहुत ज्यादा पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम आती है जब ओपनली होते हैं ना इस सब चीजों की वोटिंग। तो इट शोज दैट हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। एक क्लोज डोर के अंदर अगर किसी चीज के ऊपर वोटिंग होती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है, बाहर आके वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ नहीं बताते, सब आपस में डिस्कस कर लेके करके अपना प्रॉफिट डिस्कस करते हैं, वर्सेस अ डाओ जिसके अंदर डेलीगेशन बेस्ड वोटिंग होती है और सब वोटिंग का एकदम एक्चुअल निकाला जाता है कि किस पर्टिकुलर डेलीगेशन ने किसको वोट किया और उनका क्या रीजन था। सबने अपने ईएनएस के फोरम पे लिखा था। ये बताता है कि ये जो डाओ ओरिएंटेशन है, जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे पीपल के लिए काम कर रही है। क्योंकि जो ये सेंट्रलाइज वेब 2 फर्म्स हैं वो तो बोर्ड में बैठते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं और अकॉर्डिंगली वोट करके किसी को बाहर नहीं निकालते हैं, बात नहीं निकालते हैं। इवेंचुअली दे एज अ बोर्ड डिसीजन बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाता है कि इसने वोट किया इसने नहीं किया एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। ऑन दी अदर हैंड आप देखो डाओ बेस्ड गवर्नेंस में
किस तरह से वोटिंग होती है, कितने ओपनली वोटिंग होती है, एंड व्हाई दे हैव टू बी जनता ओरिएंटेड। जो लोग ईएनएस का यूज करते हैं उनके हिसाब से उनको वोटिंग करनी पड़ती, ना कि खुद के प्रॉफिट के लिए। आप सोचो अगर एप्पल एक डाउ होता तो क्या स्टीव जॉब्स को कभी निकाला जाता उसी की कंपनी से? काशिफ, आपका क्या कहना है? Obviously, the whole ethos of this decentralization is to bring transparency also. And यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से जो जो जिन लोगों का से एक्चुअली मैटर करता है, पहले वो मैटर नहीं करता था सेंट्रलाइज एंटिटीज में। वोटिंग और इन सब चीजों के तरीके नहीं थे, और जो अगर वोटिंग्स होती भी थी, फीडबैक्स होते थे, वो फॉर्म के थ्रू होते थे, बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट में, क्लोज्ड फॉर्म्स, जिनको आप पब्लिकली आप एक्सेसिबल डेटा नहीं होता था, चीजें नहीं होती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वोटिंग भी कोई बड़ी बात नहीं है, इथेरियम नेटवर्क पे ईएनएस के थ्रू हो। मैं तो ये फ्यूचर देखता हूँ 50 साल बाद, 40 साल बाद ईएनएस के थ्रू वोटिंग्स हो रही हैं। हर सिटीजन का एक ईएनएस डोमेन है, हर सिटीजन ने ब्लॉकचेन पे जाके ईएनएस डोमेन के थ्रू वोटिंग करी है। मुझे तो ये फ्यूचर दिखता है। शायद हो सकता है मैं उस समय इस दुनिया में ना रहूं, और 50 साल बाद, 60 साल बाद, लेकिन शायद जब लोग 2022 में जाके वीडियो कभी देखा करेंगे तो शायद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बोलेंगे कि यार ईएनएस डोमेन के थ्रू जो वोटिंग थी, वो 2022 में एक शख्स था काशिफ, वेब3 की दुनिया में, प्रणव और उन्होंने डिस्कस किया था, और देखो आज वो 40 इयर्स बाद, 50 इयर्स बाद ये हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो डॉट ईएनएस हो, चाहे वो डॉट बीटीसी हो, डोमेन्स के थ्रू ही वोटिंग होगी, डोमेन्स के थ्रू ही ये पार्टिसिपेशन होंगी, डोमेन के थ्रू हर चीज डोमेन इनेबल्ड होगी। और आप ये फ्यूचर देख रहे हो, जो आज ये देख रहे हो, उसका प्रोटोटाइप है ये। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है ये। एक और बात जो अभी है कि जो इन जनरल वेब3 के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटीज कम हो गई हैं, इसीलिए जो गैस फीस है दे आर एट एस्ट्रोनॉमिक लो। किसी जमाने में 140 ग्वे, GWEI इज अ वे टू मेजर द गैस फीस, यानी एक ट्रांजैक्शन के लिए अगर 140 ग्वे लग रहा था, 140 ग्वे मतलब एक ट्रांजैक्शन के लिए लगता है, बट इन जनरल गैस फीस वाज 140 ग्वे, तो अभी वो 20 ग्वे 30 ग्वे इस रेंज में चल रही है। हाँ तो ब्लॉक स्पेस की डिमांड कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि हाँ इथीरियम ब्लॉकचेन पे डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस लोग कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या ये है कि लोग ट्रेडिंग कब कर रहे हैं? तो आंसर इज नो। ठीक है, जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो उसमें कोई गैस फीस नहीं लगती। ठीक है, वो उनका अपना मैकेनिज्म होता है, वो ऑर्डर बुक मॉडल्स चलते हैं और आखिरी में इथीरियम के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर पुश करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस एज बैश ट्रांजैक्शंस। मैं बात कर रहा हूँ कि लोग आवे के अंदर लैंडिंग करना, प्रोटोकॉल के साथ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करना, और ये सब अभी इथीरियम कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा, बट बिकॉज राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशन जिसके बारे में हमने बात की थी, दैट्स व्हाई पीपल आर लिटिल मोर हेजिटेंट राइट नाउ। नहीं, देखिए देखिए, फिर वही वाली बात है कि लोग ये कहते हैं कि साहब गैस फीस के क्रिटिसाइज करते हैं इथेरियम को, बिटकॉइन को। जिसको नहीं पसंद आ रहा, जिसको महंगा लग रहा है, वो नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली गैस प्राइस कम हो गई, ल्यूक्रेटिव हो गई। अब जैसे ही कम हुई, अब ट्रांजैक्शन करने का मन करेगा। जिसने एनएफटी अभी तक नहीं ली, अगर आपने नहीं ली, अभी टाइम है एनएफटी लेने का, बाद में रोगे। अरे जब गैस फीस थी, कम थी, तो प्लानिंग करना था ना एनएफटी लेने का, ले लो एनएफटी। आपको अभी इस टाइम आपको स्टेकिंग करनी है, ये टाइम है। आपको बोरिंग लैंडिंग यूज करना है, ये टाइम है। आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, ये टाइम है। आपको कोई मेटावर्स में लैंड खरीदनी है, कुछ चीज बिल्ड करनी है, ये टाइम है। बाद में रोगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इतनी बढ़िया चीज होती है, नेचुरल मैकेनिज्म है। चीज सस्ती हुई, अब एकदम ट्रैक्शन बढ़ेगा। चीज महंगी होगी, ट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो गैस फीस का इसमें कोई दोष नहीं है। आज एनएफटी और मेटावर्स का जो हाइप है वो भी कम हुआ है। गूगल के ट्रेंड ये बता रहे हैं कि एनएफटी और मेटावर्स को लोग कम सर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा चीजें स्टेबलाइज हुई हैं, हाइप से नीचे आई हैं। तो अपने आप देख रहे हो गैस फीस पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ये मैंने उसका चार्ट निकाल दिया कि अभी एनएफटीज के अंदर जो एकदम बज आया था ना कि सब लोग एनएफटीज खरीद रहे हैं, क्या आई एम द ओनली हाँ, वन ये जिसके देखो, पास एनएफटीज नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कम हुआ है वो। एनएफटीज और इसमें कम हुआ है। और प्रणब ने भी बाइंग करना बंद कर दी, वरना हर दूसरी एनएफटी इसने ले रखी थी, तो अब इसका भी थोड़ा सही हुआ है। अभी अच्छा सही नहीं हुआ है, बुरा हो गया है, क्योंकि लोग क्या, हम तो पहले से लेके बैठे थे, ठीक है, बिफोर द ट्रेंड। उसके बाद ट्रेंड आया तो मैं खुश हो गया, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था वो लोग बात कर रहे थे और प्राइस भी उस मैं हिसाब तो से बढ़ा ओवरऑल हुआ था। एनएफटीज में लॉस में हूँ। बट मैं 5 साल के लिए घुसा हूँ कि चल 4 साल 3 साल बाद देखेंगे एनएफटीज।
आपने जो वो रेडियो वाला बताया था ना एनएफटी, वो काफी मैंने उसके हाँ, बारे में उसके बाद रिसर्च किया, काफी हम्म, अच्छा लगा मेरे को भी, और काफी पॉपुलर है वो उसकी रग रेडियो। हाँ रग रग रेडियो बहुत रेडियो। अच्छा करेगा। हाँ, रग रेडियो अच्छा करेगा। अरे एक और एनएफटीज को भी करेंगे। हाँ एनएफटीज को पूरा कवर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एक एक हम्म, करके कवर करेंगे। ये देखो कितना अडॉप्शन हो गया मास एनएफटीज का, कि कॉलेज हम्म, वेबसाइट्स, कॉलेज इंटरनेट बैन कर रहा है एनएफटीज को। हाँ। अरे बैन करने से क्या होता है? अब वो जमाने चले गए। अभी कंट्रीज को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि बैन यू कांट बैन एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। यू कैन ओनली मेक अ फ्रेमवर्क अराउंड इट, यू कांट बैन इट। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट्स को थोड़ा लेट समझ आया, हम्म। इंस्टीट्यूशंस को भी आएगा धीरे धीरे। इंशाल्लाह। आई होप ये काशिफ ने जो रोड पे खड़े होके शो किया है, सिर्फ आपको हाँ, नहीं प्रेजेंट रोड नहीं करने है। के मैं लिए, वो एक्चुअली आपको एक होटल के अंदर हूँ। और उसके अंदर सिग्नल्स के थोड़ा इशू था, तो मैं थोड़ा बाहर आके बात कर रहा था। दैट वाज दैट। हाँ बट स्टिल खड़े होके एकदम ऐसे धूप में हाँ। शो किया है, तो आपको अच्छा लगा ठीक है यार, होगा, वो तो हमारा हमारा कमिटमेंट डेडिकेशन। लेवल है, हमें तो ये करना है। और मुझे अच्छा नहीं लगता, बट वो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो बट द होल ऑब्जेक्टिव इज कि हमने वो किया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमने वो किया। और आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, कमिटमेंट पसंद आ रही है, प्लीज तो उसे लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा अगर आप पहली बार आए हैं। ट्विटर पे जाके इसको शेयर करिएगा कंटेंट को। और डेफिनेटली यार हम ऐसा कंटेंट लेके आते रहेंगे। और अगले थर्सडे को हम टेक्निकल कवर करते हैं, तो इस थर्सडे को कुछ ना कुछ प्रणव के पास होगा जो डेफिनेटली उसको कवर करेंगे इस बार। बिल्कुल, मिलते हैं। आई होप यू लाइक द शो। चलिए। लेट अस नो इन द ट्विटर, जब भी आप ट्विटर पे हमसे बात करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कोशिश करते हैं आपके हम्म, साथ सारे के सारे इंटरेक्शन करें। सो टैग हम्म। अस एंड लेट अस नो कि कैसा लगा आपको शो, और क्या लगता है आपको, इथीरियम की सोसाइटी ज्यादा डोनेटिंग है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बकवास कर रहा हूँ। चलिए, bye। ठीक है।